आइए बच्चों, आगे शुरू करते हैं। वैसे कल हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्य से भारत में स्थापित हुई। उनका प्राथमिक उद्देश्य तो व्यापार था। ना वो चाहते थे कि भारत में कोई राजकाज करे या राजनीति में प्रवेश करे, लेकिन कुछ मजबूरियां जो उनको आई कि ये अपरिहार्य बन गया कि उनको भारतीय राजाओं के साथ लड़ाई करे। तो यहाँ पर देखते हैं आगे का मुद्दा, आगे का पॉइंट है। जैसे चैप्टर का नाम है, आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान इतिहास में से आपका पार्ट है व्यापार से साम्राज्य तक। दूसरा पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, शुरू कर चुके हैं, उसका दूसरा पीरियड। तो पहली जो घटना है 1651 में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कोलकाता के हुगली नदी के तट पर स्थापित हो चुकी थी। अब ये जरा देखिए, हुगली नदी के तट पर फैक्ट्री। फैक्ट्री मतलब क्या? जिस तरह से हम फैक्ट्री का अर्थ कहते हैं कि कोई इंडस्ट्री जहां पर मैन्युफैक्चरिंग कराई जाती है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये है, फैक्ट्री का अर्थ होता है कि ये फैक्टर मतलब व्यापारी, और ऐसे व्यापारियों का समूह जो इकट्ठा आकर इस तरह से व्यापार करता था। तो व्यापार की चीजों में भी हमने देखा था पिछले चैप्टर में, पिछले पीरियड में, कि लौंग है, मिर्ची, काली मिर्च है, इलायची है, इसका व्यापार ज्यादा करवाना पड़ता। सूती वस्त्र है, ये होता था। ये लोग जो जमा करते थे, जो सामान लाया करते थे, वो सामान ऐसे वेयर हाउसेस, ये है वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखते थे, क्योंकि यहां से उनको माल भेजना है कहाँ? अब देखिए, इसी जगह पर मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखा दूं। तो ये है ना, अभी यहाँ पर जो है ऊपरी हिस्से में, मुझे लगता है आपको ये थोड़ा सा सीधे तौर पर समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए ये तो ये हो गया है ना, ये सऊदी अरब हो गया, और ये अपना हिंदुस्तान का हिस्सा। मतलब यहाँ से उनको यहाँ आना है, विश्व में यहाँ से यहाँ आना है। अब इन्होंने कहाँ शुरू की थी? हुगली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में स्थापित है। तो इनको जाना कहाँ है? हुगली। हुगली फिर ये कच्चा माल या पक्का माल लेकर जाना है यूरोप में। ये इस प्रकार की व्यवस्था थी, इस प्रकार की बातें हुआ करती थी, ऐसा ट्रेड चलता था। तो यहाँ पर ये फैक्टर्स है, वेयर हाउसेस में रखा करते थे। इसी जगह पर इनका नजदीकी ऑफिस हुआ करता था, कितना माल आया कितना गया इसका लेकर करने के लिए। फिर जैसे हमने देखा है, ये एकाधिकार किसको मिला था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश की यानी कि ब्रिटेन की, वो रानी के द्वारा, एलिजाबेथ के द्वारा चार्टर के माध्यम से ये परमिट दिया गया था। अब इन्होंने वहां से तो मिल गया व्यापार करने की अनुमति, लेकिन भारत से ही मिलना चाहिए। तो देखिए दौर कौन सा है, दौर पर भी आपको गौर करना होगा। 1651 में उन्होंने शुरू की थी, है ना। उस समय में जो मुगल बादशाह हुआ करता था, है ना, इसको भी ध्यान देना आपको बहुत आवश्यक है कि उस वक्त शाहजहां इसकी सत्ता चलती थी, और बाद में आए औरंगजेब, और औरंगजेब के दरबार में उन्होंने भारत में व्यापार करने का फरमान मांगा। फरमान की आदेश, शाही आदेश, फरमान का होता है शाही आदेश। तो ये फरमान को मिल गया, निःशुल्क व्यापार। निःशुल्क मतलब बिना कोई भी शुल्क दिए चुकाए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जैसे जैसे उनका व्यापार बढ़ने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, उन्होंने इस वेयर हाउसेस को और उनके रहने वाली जगहों का
फोर्टिफिकेशन यानी कि किलाबंदी कराना शुरू किया। इट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन तटबंदी, जो इलाका है उसको बढ़िया से तट बनाकर किले के जैसा बड़ी बड़ी दीवारें पत्थरों से ईंटों से पत्थरों वाली दीवारें, इसको हम कहेंगे किलाबंदी। किलाबंदी कराना शुरू किया, है ना। तो ये बात कब तक आ गया था? 1646 में। आते आते उन्होंने फोर्टिफिकेशन, तो व्यापार बढ़ गया। ये एक ही रास्ता भी यहाँ पर रहेगा इसमें आने जाने के लिए। बड़े बड़े वेयर हाउसेस, मानो जैसे हमारा विद्यालय जो होता है, बहुत बड़ा इलाका, कंपाउंड वॉल के अंदर में आने जाने का एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से आना जाने का, और उस गेट पर एंट्री होगी, है ना। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसी प्रकार से मार्केट में आ रहा है, जा रहा है। फिर धीरे धीरे किसी के इर्द गिर्द या अंदर हो या बाहर हो, लोगों ने मतलब ब्रिटिश या व्यापारिक लोगों ने अपनी अपनी निवास स्थान बनाना शुरू किया। अब ऐसे ये लोगों का कॉलोनीज, ये असलियत में कॉलोनी किसको कहते हैं? ब्रिटिश कॉलोनी, वसाहत, सेटलमेंट, जहां पर ये रहते हैं। तो ये स्थिति थी, ठीक है। अब ये तो था जब औरंगजेब था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, ठीक है। 1707 में मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद बहुत सारे जो क्षत्रिय राजा थे या क्षत्रिय नवाब थे, उसको हम कहेंगे नवाब या मराठा राज्य, राजपूतों का राजपूत राज्य, अवध के गए सादत खान, फिर मुर्शिद कुली खान बंगाल के, है ना, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, इस सब लोगों ने अपनी अपनी स्वायत्तता घोषित की। भले वो मुगल बादशाह को अपना नेता या राजा या प्रधान मानते हैं, लेकिन अपने अपने इलाके में, अपने अपने हिस्से में वे स्वायत्त बने। इधर में दक्षिण में आ गया निजाम, उधर में आ गया बंगाल में आ गया मुर्शिद कुली खान, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आ गया सादत खान। उसी प्रकार से पंजाब में गए सिख, इधर में मराठों ने भी अपना अपना स्वायत्तता और अपने अपने स्वतंत्र राजकाज करना शुरू किया। तो ये स्थिति थी। आगे बढ़ते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब के मृत्यु के बाद धीरे धीरे क्या हो गया, व्यापार से लेकर उसको युद्ध में उतरना पड़ा। युद्ध जाहिर है कैसे होगा युद्ध? जब आपसी हितों के लेकर टकराव उत्पन्न होता है तब युद्ध होता है। आपसी जो मतभेद या हित एक दूसरे को लांघ कर जा रहे हैं, एक का हित दूसरे के हित या उद्देश्य को लांघने की कोशिश कर रहा है, रुकाने की कोशिश कर रहा है, तब वो संघर्ष अटल हो जाता है। यहाँ पर क्या था थोड़ा देखेंगे, बंगाल में विशेषकर, क्योंकि हमने देखा कि ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित हुई, हुगली यानी कि आवाज का बंगाल, उस वक्त भी यह कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी है या बंगाल प्रेसिडेंसी है वहां पर उस वक्त प्रांत में अंग्रेज और मुगल बादशाह का एक विचार करें तो ये बंगाल वाला हिस्सा, बंगाल वाला सूबा, उस सूबा में तो मुर्शिद कुली खान, बाद में अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद आ गया सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला तक आते आते ये जो एकाधिकार था, इनका निःशुल्क व्यापार करने का जो आदेश था, अब ये वो राजा ही, वो बादशाह ही नहीं रहा, तो उसका वैलिडिटी अब धीरे धीरे महत्व कम होने लगा। और इन लोगों ने क्या किया कि हमें आप लोगों ने नहीं बना, मतलब पीआईसी मतलब जो शुल्क है व्यापार करने के लिए, वो शुल्क चुकाना पड़ेगा। यह कंडीशन उन्होंने सिराजुद्दौला ने, यानी कि इन लोगों ने शुरू की थी, लेकिन यहाँ पर ये जो है नियम, शुल्क चुकाने का नियम कड़ा कर दिया। तो जाहिर है इसलिए कमेटी को ये बात खटकने लगी। फिर उन्होंने शुल्क की मांग की, अगर मान लो शुल्क नहीं दे सकते हो तो शुल्क के एवज में नजराना पेश करो। नजराना मतलब बड़े बड़े उपहार, जो व्यापार की वस्तुएं हैं वो उपहार के तौर पर दिए जाए। और एक बात है, पीआईसी को ये व्यापार करने के लिए सिक्के ढालने का, करेंसी
भारत में चलने वाली मुगल जमाने में चलने वाली करेंसी यानी कि सिक्के ढालने का अधिकार था, सिक्के निकालने का अधिकार रियासती को था। तो ये इसके ऊपर भी पाबंदी लगा सिराजदौला। और जो किलाबंदी की जा रही थी, जहाँ जहाँ पर भी नए नए वो ले रहे थे, या इसको और बढ़ाने का या इसको और बाजू में जगह लेकर और उसको बढ़ाने का जो जो भी कर रहे हैं, उस किलाबंदी के ऊपर भी रोक लगाना सिराजदौला ने प्रारंभ कर दिया। और बंगाल में उस वक्त की स्थिति ऐसी थी कि राजस्व जो आ रहा है उस राजस्व में भारी गिरावट पाई गई। राजस्व मतलब टैक्स, उस टैक्स का कमी इनकी वजह से हुआ। घाटा तो बहुत हो रहा है, लेकिन उस हिसाब से तिजोरी में टैक्स के रूप में पैसा जमा नहीं हो रहा है। क्या कारण है? तो उन्होंने ये कहा कि बड़े पैमाने पर व्यापार पीआईसी के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन ये तो चुका नहीं रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से हमारी तिजोरी में जो भारी गिरावट आ गई है, इनकम में, टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आ गई है। तो फिर से उन्होंने मतलब इन सभी बातों को देखते हुए इन्होंने नियम कड़े कर दिए। और पीआईसी के अफसरों का मानना ये था कि सिराजदौला के नवाब के जो प्रांतीय और या छोटे छोटे सूबा के परगना के जो अधिकारी है, यही लोग को बहुत ज्यादा ऐसे मानते हैं, बुरा बर्ताव व्यापारियों के साथ करते हैं। मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होना शुरू हो गया और संघर्ष होना खत्म हो गया, और उसी को कहते हैं युद्ध होना अनिवार्य हो गया। अब वो हम आगे बढ़ते हैं। तो जब युद्ध अनिवार्य हो गया, माना नहीं जा रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो शर्तें लागू हुई थी। अब इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान, जबकि पहला नवाब बंगाल का है मुर्शिद कुली खान, उसके बाद अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बन गया सिराजदौला। तो सिराजदौला एक महत्वाकांक्षी नौजवान था जो चाहता था कि बंगाल का प्रांत में बहुत ही अच्छा जो उन्नति करके दिखाए, इस प्रांत को अपने हिसाब से चलाए। लेकिन जैसे अभी पहले वाले डायग्राम में मैंने बताया था कि यह जो प्रांत में मुक्त व्यापार का धोरण मंजूर कर दिया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में, तो बात यह हो जाती है कि सिराजदौला जैसे नवाब बना, उसने ये हुक्म जो किलेबंदी को रोकना, बकाया राजस्व जितना भी है जो एक व्यापार के करने के लिए राजस्व लगता है वो राजस्व चुकाए, लेकिन इसके लिए भी ब्रिटिश ने मानने से मना कर दिया। मतलब अब क्या हो गया, दोनों के बीच में संघर्ष आगे हो गया। तो संघर्ष की बात यह हो जाती है जब हुक्म ना मानने पर किसी भी राजा का, तो राजा अपने सत्ता का उपयोग करते हुए अपने सैन्य शक्ति के बल पर वो हुक्म मानने के लिए जबरदस्ती कर सकता है। तो उसने क्या किया, अपने 30,000 सिपाहियों समेत जो इंग्लिश फैक्ट्री थी, इस इंग्लिश फैक्ट्री पर, हुगली नदी के पास वाली इंग्लिश फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। तो इस धैर्य में क्या होगा, सीधे सीधे लड़ाई है। तो लड़ाई में यहाँ पर जो राजा है यानी कि जो नवाब है, इस प्रांत का जो अधिपति है, उसका हुक्म चला, इसकी ताकत चली, और इस 30,000 सेना ने पूरी इंग्लिश फैक्ट्री का जितना भी वहाँ का सामान है, माल है ना, उसमें से जो राजस्व के तौर पर ले सकते हैं ले लिया, गोदामों को ताले लगा दिए गए, ब्रिटिश अफसरों को कैद कर दिया गया, और पूरा जीत कर अब वो रुख कर दिए कलकत्ता की फैक्ट्री की तरफ। तो ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां वहां पर कॉलोनिज्म की बसी हुई थी। तो ये जीत लिया, अब कलकत्ता की वो रुख करने लगे। जैसे ये बात पता चली, अब मैंने आपको कहा कि पूरे भारत में अलग अलग हिस्सों में ये इंग्लिश फैक्ट्रीज स्थापित हो चुकी थी। तो वे संकट की घड़ी में इस तरह से एक दूसरे को मदद करते थे। तो मद्रास की जो फैक्ट्री है, मद्रास की फैक्ट्री से मदद मांगी गई,
कि कलकत्ता के इस फैक्ट्री पर धावा देने की वजह से इसको बचाना आवश्यक है स्थानीय राजा सिराजुद्दौला से, स्थानीय नवाब सिराजुद्दौला से। तो मद्रास की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ये अपनी सेना के साथ रुक गया और इसके साथ इस सेना को मदद की वहां के नौदल में, नौदल का एक खेमा भी उसको आगे मिल गया। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अब ताकत थोड़ा सा टक्कर दे सके ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई, टक्कर दे सके ऐसी कामयाबी उनको हासिल हो गई। वो आ गए कलकत्ता। कलकत्ता आने के बाद पहले तो रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि कुछ निगोशिएशंस बिना युद्ध किए कुछ तरह से कुछ बातें मान कर अगर हो जाता है तो उसको हम सेटल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ बातों में उलझाए रखा और दूसरी ओर उसने ये जानना शुरू किया कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना तो नवाब बनने के कंपटीशन में कौन कौन था, है ना। मतलब जो सिराजुद्दौला को अच्छा नहीं मानते हैं ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू किया। तो जाहिर है आप करोगे तो आपको मिलेगा, प्रयास करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो अंग्रेजों को ये रॉबर्ट क्लाइव को एक जो सफलता मिली है वो मीर जाफर के रूप में मिली है। मीर जाफर जो सिराजुद्दौला के जगह पर खुद नवाब बनना चाहता था। इन दोनों के बीच में एक गुप्त करार हो गया। उस गुप्त करार के तहत मीर जाफर सेना में, देखिए लड़ाई में क्या होता है कि राजा और सेनापति में युद्ध होने से पहले जो स्ट्रेटेजीज अपनाए जाते हैं, जो युद्ध नीतियां अपनाई जाती है उसका प्लान होता है। उस प्लान के मुताबिक बिना सेनापति के आदेश से उसकी अपनी टुकड़ी प्रत्यक्ष लड़ाई में नहीं उतरती है। यहाँ पर यही हुआ है 1757 में दोनों सेना प्लासी यानी कि पलाश जानते हो आप, पड़स मराठी में कहेंगे पड़स, पड़साची पानी पड़स। वहां पर उस मैदान में बहुत सारे ऐसे पलाशी के पेड़ थे, इसलिए उस मैदान को, उस स्थान को प्लासी नाम पड़ गया है। ये बिहार बंगाल के हिस्से में आता है। तो ये आपस में दोनों सेना यहाँ पर आपस में भिड़ गई। जैसे हमने कहा कि इसमें जो सैन्य की टुकड़ी सिराजुद्दौला के अंतर्गत थी वे तो लड़ाई में थी, लेकिन जो एक राखीव दल जिसको कहेंगे रिजर्व फोर्स वो मीर जाफर के हाथ में थी। तो मीर जाफर ने वो आदेश नहीं दिया, धावा बोलने का, आक्रमण करने का आदेश नहीं दिया। तो जाहिर है इसकी गद्दारी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ऊपर भारी पड़ गई। इस युद्ध में जो देखिए रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, या यूं कहेंगे इसमें EIC वर्सेस बंगाल। तो इसमें किसके हार बनी है? ये हार गए, ये जीत गए, है ना। तो ये जीत बहुत मायने रखती है। सिराजुद्दौला को पकड़ा गया, उसके हाथ के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसको मार दिया गया और मीर जाफर इसको बंगाल का नवाब बनाया गया। क्या तुम था, क्या कंडीशन, क्या गुप्त करार थी? गुप्त करार में से मीर जाफर जो है जैसे पहले से मुक्त व्यापार करने का, यानी कि बिना शुल्क व्यापार करने का जो फरमान मिला था वो जैसे के वैसे चलते रहे। इन एडिशन उसके अलावा अब इस प्रांत में दूसरे किसी अन्य यूरोपीय कंपनी भी वहां पर व्यापार ना करे। मीर जाफर से लोग मांगे। तो मीर जाफर क्या बन गया? एक कठपुतली नवाब, अपने मर्जी से नहीं, जैसे इनके जो आका है, आका मालिक जिनकी कृपा से ये बन गए हैं, और इनकी कृपा से बन गए हैं, जाहिर है इंग्लैंड की कृपा से, इंग्लिश यानी EIC की कृपा से, रॉबर्ट क्लाइव की कृपा से, तो वे जैसे चाहेंगे वैसे आप अपनी धोरण बनाएंगे। ये युद्ध जीतने के बाद भी देखिए यहाँ पर ये जानने वाली बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल जीतकर भी बंगाल का शासन अपने हाथ में नहीं लिया। मतलब बंगाल की जनता को ये भी पता चले, ज्ञात हो
कि जो कोई शासक है आपका, वो शासक आपका मीर जाफर है, तो शासक जैसे नीतियां अपना रहा है उसी के अनुरूप उस प्रांत की उन्नति या अवनति निर्भर होती है। यहाँ पर जाहिर है मीर जाफर तो कठपुतली है, तो मतलब जनता को ये नचाया जा रहा है, ये उस वक्त की जनता या उस वक्त के आम लोगों में उतनी समझ या हो सकता है उस प्रकार का ये नहीं था, इसीलिए मीर जाफर को उन्होंने शासक बनाया, नवाब बनाया, कठपुतली वाला नवाब बनाया। तो बाद में ये दिक्कतें भी जाने लगी, मीर जाफर को भी पता चलने लगा कि यार मैं तो इनके साथ में नवाब तो बन गया इनकी मदद से, लेकिन मैं वो आजादी या मैं वो स्वतंत्र तरीके से काम कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब है क्या कि मैं जनता के नजरों में, अपने दरबारियों के नजरों में एक निकम्मा है ना, एक कठपुतलिया नवाब बन के रह गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो उसने भी कभी कभी इंग्लिश फैक्ट्रीज के मनमानेपन पर अंकुश लगाने की जब कोशिश की, तो अगली लड़ाई हुई, उसको हम बात करेंगे।